नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का JIIB CA IIB वाला पे। मैं हूं अखिलेश अवस्थी, आपका BFM मेंटोर। दोस्तों, इस इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में हम डिस्कस कर रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो दिसंबर 2025 के लिए वरदान होने वाले हैं। दिसंबर में जो आपका एग्जाम है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं बदलता है, हमेशा याद रखिए। सवालों की लाइन वगैरह ये सब बदल सकती हैं, ठीक है। केस स्टडीज में चीज़ें बदल सकती हैं, लाइंस बदल सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बदलते हैं। तो वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिनसे प्रश्न जून 2025 में पूछे गए हैं, दिसंबर 2024 में पूछे गए थे, उसके पहले के भी जो एग्जामिनेशन हुए, यानी कि जो रिपीटेटिव टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं, वो हम लोग अपने इस सेशन में डिस्कस कर रहे हैं। तो सभी के सेशंस आप देख ही रहे होंगे। BFM का भी सेशन आपके लिए उन्हीं टॉपिक्स पर आधारित है। इसके पहले भी मैं 2 टॉपिक आपको करा चुका हूं, उनको जरूर देखिएगा क्योंकि ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं आपकी, और छोटी छोटी बाइट्स में है, इतना टाइम तो आप अपने लिए निकाल ही सकते हो। तो आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक सेशन में हम बात करेंगे मॉड्यूल ए का। टॉपिक है फेडाई गाइडलाइंस, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस, और क्या है इनके 8 रूल्स, क्योंकि ये 8 रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले जानेंगे क्या है फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया और क्या है इनके 8 रूल। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन वन बाय वन। तो सबसे पहले RBI फेडाई गाइडलाइंस में हम बात करते हैं। FEMA 99 Reserve Bank of India has issued authorized dealer license to banks and all India financial institutions to undertake foreign exchange transaction in India। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और साथ में, ठीक है, अंडर FEMA 99 के अंतर्गत ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ये पावर है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लाइसेंस इश्यू करता है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंकों को जो कि फॉरेन एक्सचेंज संबंधित ट्रांजेक्शन्स इंडिया में कर सकते हैं। तो वो किस कैटेगरीज में आते हैं वो डिस्कस करते हैं। The RBI has also issued license to a large number of established firms। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स के लिए लाइसेंस किसको देता है? एस्टेब्लिश्ड फर्म्स को देता है, कंपनीज को देता है, होटल शॉप, होटल्स में भी आप देखते हो ना, करेंसी एक्सचेंज का काम हो जाता है। कई दुकानें हैं छोटी छोटी, आप दिल्ली में चले जाइए, करोल बाग वगैरह में नंबर ऑफ लिखा होता है मनी एक्सचेंजर, या यहाँ पर आपको दूसरी करेंसी में मिलती है, यानी कि जहाँ फॉरेन टूरिस्ट ज्यादा आते हैं। तो इन सबको लाइसेंस देता है टू डील इन फॉरेन करेंसी कॉल्ड मनी चेंजर्स। इनको मनी चेंजर्स कहा जाता है। एंटिटीज अथॉराइज्ड टू बाय एंड सेल फॉरेन करेंसी नोट्स, कॉइंस एंड ट्रैवलर चेक आर कॉल्ड फुल फ्लेज मनी चेंजर्स। FMCS के नाम से जाना जाता है। जो सिर्फ खरीदने में काम करती हैं, सेल नहीं कर सकती हैं, उनको रिस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर्स के रूप में कहा जाता है। लेकिन अब नई गाइडलाइंस के हिसाब से क्या है, चीजें बदल गई हैं। ये अथराइज डीलर्स की गाइडलाइंस हैं 2005 में जो इशू करी गई हैं, इसमें कैटेगरी बना दी गई है। जैसे अथराइज्ड पर्सन कैटेगरी 1, अथराइज पर्सन कैटेगरी 1 में कौन आता है? वो डीलर बैंक्स आते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, या एंटिटीज आते हैं जिनको अलाउ किया गया है हर तरीके के फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन को देखने के लिए। यानी कि यहां पर कौन है? बैंक्स हैं, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, या अदर एंटिटीज हैं जो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड सारे काम कर सकती हैं। किसी भी काम को करने के लिए कोई मना नहीं है उनको। इनको पहले अथराइज्ड डीलर्स कहा जाता था, अर्लियर नोन एज, यानी कि बिफोर 2005 इनको अथराइज्ड डीलर के नाम से जाना जाता था। देन अथराइज्ड पर्सन कैटेगरी 2, इसमें मनी चेंजर्स आते हैं जिनका काम क्या है? बाय और सेल करेंसी, ठीक है। मनी चेंजर्स अलाउड टू अंडरटेक सेल और परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी नोट्स, विदेशी मुद्रा के जो नोट्स हैं या ट्रेवलर चेक हैं, हैंडल फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू फैसिलिटीज। कौन से फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस? जो रिलेटेड हैं उन फैसिलिटीज से जो रेजिडेंट्स को अलाउ हैं, लाइक ट्रेवल अब्रॉड। अगर मैं घूमने जा रहा हूं विदेश, मुझे UAE घूमने जाना है, मुझे वहां की करेंसी चाहिए। मुझे अमेरिका जाना है, डॉलर चाहिए, ठीक है। अगर मुझे विदेश में पढ़ना है, या मुझे अगेन विदेश में कोई व्यक्ति मेरा भर्ती है, उसके लिए मेडिकल नीड्स है, पैसे की जरूरत है, मुझे किसी अपने दोस्त को विदेश में गिफ्ट देना है, उसके लिए पैसे की जरूरत है, डोनेशन देनी है वहां की किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो इन सब के लिए पैसे की जो जरूरत है फॉरेन करेंसी की, वो ये अथराइज पर्सन कैटेगरी 2 में जो लोग आते हैं जिनको मनी चेंजर्स कहा जाता है, वो बदल सकते हैं। इनको पहले क्या कहा जाता था? फुल फ्लैज मनी चेंजर्स कहा जाता था, लेकिन अब इनकी कैटेगरी का नाम है अथराइज्ड पर्सन कैटेगरी 2। और तीसरी कैटेगरी आती है अथराइज्ड पर्सन कैटेगरी 3। कैटेगरी 3 में जिनको पहले रिस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर्स कहा जाता था वो आते हैं। रिस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर्स यानी कि ये बाय और सेल दोनों तरीके के ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकते, ये सिर्फ बाय के ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। ओनली परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी नोट्स एंड कॉइंस। फॉरेन करेंसी नोट और ट्रैवलर चेक से रिलेटेड जो सिर्फ बाय कर सकते हैं एंटिटीज,
वो ऑथराइज पर्सन कैटेगरी 3 में आते हैं। और एक और यहाँ पर नाम दिया गया फुल फ्लेज मनी चेंजर्स, यानी कि इट कैन बी एनी एंटिटीज हु आर रिलेटेड विद द फाइनेंस सेक्टर। ये कोई भी एंटिटी हो सकती है जो फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड है, इंक्लूडिंग एनबीएफसीज, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एक्सेट्रा। इनको क्या नाम दिया जाएगा? फुल फ्लेज मनी चेंजर्स। यानी कि यहाँ फुल फ्लेज मनी चेंजर्स की परिभाषा भी बदल दी गई। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिएगा। अब इसके बाद बात आती है फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। कोई भी ऐसा डीलर, कोई भी ऐसी एंटिटी जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन का काम कर रही है, वो सभी इस एसोसिएशन के सदस्य हैं। जैसे आप लोग बैंक में काम करते हैं तो बैंकों का एक एसोसिएशन है ना, आईबीए, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, जहां पर सारे बैंक्स, नंबर ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडिंग एंटिटीज एडेड हैं एज अ मेंबर। और अगेन आईबीए भी नंबर ऑफ गाइडलाइंस बनाता है जिनको फॉलो करना होता है। तो फेडाई क्या है? ये फॉरेन एक्सचेंज से संबंधित जितने भी डीलर हैं उनका एसोसिएशन है और एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है। सेल्फ रेगुलेटरी का मतलब इसका कोई ऊपर रेगुलेटर नहीं है। जैसे आप किसी ना किसी कॉमर्शियल बैंक में हो, उस कॉमर्शियल बैंक का रेगुलेटर कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका कोई रेगुलेटर नहीं है, खुद से रेगुलेटेड बॉडी है, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस खुद फॉर्म कर सकती है। ठीक है। मेनली बैंक्स इन इंडिया, ये कब स्टैब्लिश हुई थी? 1958 में, 1958 में, टू गवर्न एंड गाइड अथराइज्ड फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स। जो अथराइज्ड फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स हैं उनको गवर्न करना और उनको गाइड करना, उसके लिए इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। बेसिकली यहां पर ज्यादातर इन्वॉल्व हैं बैंक्स। इट ऑपरेट्स अंडर द ओवरऑल गाइडेंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिशा निर्देशों के अनुसार, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फेमा गाइडलाइंस को आगे लागू करता है। क्योंकि फेमा क्या है? फेमा एक एक्ट है, उस एक्ट का जो उस एक्ट को इंप्लीमेंट करने का काम किसका है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही फेडाई काम करता है। फेडाई प्रेस्क्राइब्स गाइडलाइंस एंड रूल्स फॉर मार्केट ऑपरेशंस। फेडाई क्या करता है? मार्केट ऑपरेशन से संबंधित रूल्स को भी बनाता है, मर्चेंट रेट से रिलेटेड, ठीक है, कोटेशन से रिलेटेड, डिलीवरी डेट्स, हॉलीडेज, इंटरेस्ट ऑन डिफॉल्ट एक्सेट्रा, ये बनाता है। जैसे फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स में कब छुट्टियां वगैरह होंगी, वो भी हॉलीडेज देखने का काम भी किसका है? फेडाई का है। इन टर्म्स ऑफ आरबीआई डायरेक्टिव्स, ऑल अथराइज्ड डीलर्स, आरबीआई के डायरेक्टिव के अकॉर्डिंग जितने भी डीलर्स हैं, ठीक है, वो सभी मेंबर्स हैं किसके? फेडाई के। मैंडेटरी फॉर देम टू फॉलो द गाइडलाइंस डायरेक्टिव्स इश्यूड बाय द एफडीआई, सॉरी फेडाई, फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा कोई भी रूल्स, कोई भी गाइडलाइंस अगर इश्यू किया जाएगा तो भाई उसको फॉलो करना है। ये सभी मेंबर्स उसको फॉलो करेंगे। अब बात करते हैं फेडाई के रूल्स की। 8 रूल्स इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। उन 8 रूल्स पर ही पूरी की पूरी कहानी व्यस्त है। तो पहला रूल है आवर्स ऑफ बिजनेस फॉर कोटिंग फॉरेक्स रेट्स। एफएक्स रेट का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। तो अगेन रूल 1 है आवर्स ऑफ बिजनेस, यानी कि कब से कब तक बिजनेस चलेगा। तो मार्केट आवर्स क्या है इंडिया में? 9 बजे से 5 बजे तक ऑन वर्किंग डेज। सैटरडे और संडे वर्किंग डेज में काउंट नहीं होता है। कस्टमर ट्रांजेक्शंस कैन एक्सटेंड बियॉन्ड 5 PM एट द बैंक डिस्क्रिएशन। बैंक के डिस्क्रिएशन यानी कि बैंक के विवेकानुसार बैंक 5 बजे के बाद भी अलाउ कर सकता है ट्रांजेक्शंस को। कैश वैल्यू ट्रांजेक्शंस अलाउड बियॉन्ड आवर्स फॉर इंडिविजुअल्स एज पर पॉलिसी। जो कैश ट्रांजैक्शन है वो भी अलाउड है बियॉन्ड आवर्स, यानी कि इस समय के बाद भी। किसके लिए? इंडिविजुअल्स यानी कि व्यक्तियों के लिए, पॉलिसी के अनुसार। स्पॉट डेट रोल ओवर हैपेंस एट 12 मिडनाइट IST। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से जो बताया ना, स्पॉट रेट 12 बजे रात के बाद में रोल ओवर होगी, यानी कि अगला दिन लग जाएगा। यानी कि शाम को अगर 5 बजे आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो ये ट्रांजेक्शन डे हो गया, अगला दिन 12 बजे रात से काउंट होने लगेगा। मतलब T+1 कब से शुरू हो जाएगा? अगले दिन 12 बजे से। तो रोल ओवर हर दिन 12 बजे रात में मिडनाइट को, ठीक है, ये रोल ओवर होगा स्पॉट रेट का। सैटरडेज आर नॉट ट्रीटेड एज वर्किंग डेट एक्सेप्ट फॉर रिटेल ट्रांजेक्शन। सिर्फ रिटेल ट्रांजेक्शंस को छोड़ करके सैटरडे जो है वो वर्किंग डेज में नहीं आएगा। हॉलीडे क्लासिफिकेशन, हॉलीडे 2 प्रकार से क्लासिफाई करी गई हैं। एक को कहा गया है नॉन हॉलीडे, एक को कहा गया है सडनली डिक्लेयर्ड हॉलीडे। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज नॉन हॉलीडे, नॉन हॉलीडे का मतलब है अनाउंस्ड, ठीक है, मोर देन और इक्वल टू 3 बिजनेस डेज प्रायर। क्योंकि T+2 चलता है स्पॉट रेट, तो T+2 मिलाकर के 3 दिन हो जाते हैं। ऐसी कोई भी छुट्टी जिसकी जानकारी 3 दिन पहले दी गई है,
उसको बोलते हैं नॉन हॉलीडे। और ऐसी कोई भी छुट्टी जिसकी जानकारी 3 दिन के अंदर दी गई है, यानी कि ठीक है, लेस देन 3 डेज प्रायर, यानी कि एक दिन पहले ही कोई जानकारी दे दी गई कल छुट्टी है, ठीक है। जैसे सरकार की कई बार गाइडलाइंस आ जाती है ना कि अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में मार्केट बंद रहेगा, एक दिन पहले इंफॉर्मेशन आई, तो इसको बोलते हैं सडनली डिक्लेयर्ड हॉलीडे। तो 2 प्रकार की हॉलीडे का क्लासिफिकेशन भी किया गया है। तो अगेन 3 दिन पहले से पता है कोई छुट्टी तो उसको बोलते हैं नॉन हॉलीडे, और 3 दिन के अंदर अंदर यानी 3 दिन पहले ही कोई हॉलीडे डिक्लेयर करी गई है तो उसको बोलेंगे सडनली डिक्लेयर्ड हॉलीडे। ये है रूल 1 जो आवर्स ऑफ बिजनेस यानी कि कार्य के घंटे से संबंधित है। दूसरा है रूल 2 जो किससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन। बिल बाइंग रेट इज यूज्ड फॉर परचेजिंग एक्सपोर्ट बिल। देखिए 2 तरीके की रेट होती है, एक होती है बिल बाइंग रेट, एक होती है टीटी रेट। टीटी का मतलब होता है टेलीग्राफिक ट्रांसफर, ये सेम डे होती है, और बिल बाइंग का मतलब ये होता है कोई एक निर्धारित समय के बाद की रेट की बात करी जा रही है। तो बिल बाइंग रेट का यूज करेंगे अगर कोई एक्सपोर्ट बिल को परचेज किया है, यानी कि टीटी नहीं आएगा। क्रिस्टलाइजेशन इनटू आईएनआर एट टीटी सेलिंग रेट आफ्टर ड्यू डेट इफ अनपेड। अगर कोई एक्सपोर्ट बिल है, एक्सपोर्ट बिल यानी कि विदेशों से पैसा मिलना है, वो पैसा नहीं मिला है ड्यू डेट पर, तो उसको क्रिस्टलाइज करेंगे आईएनआर में। किस रेट पर, तो टीटी सेलिंग रेट पर क्रिस्टलाइजेशन होगा अगर अनपेड है तो। टीटी सेलिंग रेट ना कि टीटी बाइंग रेट। टीटी का मतलब है टेलीग्राफिक ट्रांसफर। नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड, एनटीपी में क्या क्या बताया गया है, फॉरेन करेंसी बिल्स डीपी साइट ये 25 दिन नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड माना जाएगा, और आईएनआर बिल्स इंडियन जो कि नॉन एलसी यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट से कवर्ड नहीं है, इनके लिए 20 डेज का नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड माना गया है। एलसी ट्रांजैक्शंस में 3 से 20 दिन बेस्ड ऑन रीइंबर्समेंट मेथड। रीइंबर्समेंट का क्या मेथड है उसके आधार पर 3 से 20 दिन जो है वो माना गया है। अर्ली रियलाइजेशन यानी कि पहले वसूली, तो इंटरेस्ट रिफंडेड एंड स्वैप कॉस्ट अप्लाइड। इंटरेस्ट को रिफंड कर दिया जाएगा अगर अर्ली कोई रियलाइजेशन है, वसूली है, ड्यू डेट के पहले वसूली है, और स्वैप कॉस्ट को अप्लाई किया जाएगा। स्वैप कॉस्ट ठीक है कई तरीके से निकाली जाती है। कलेक्शन बेसिस बिल, ऐसे बिल जो कलेक्शन बेसिस पर हैं, कन्वर्टेड एट टीटी बाइंग रेट ऑन रियलाइजेशन। रियलाइजेशन वाले दिन जो टीटी यानी कि टेलीग्राफिक ट्रांसफर की बाइंग रेट होगी उसके बिहाफ पर आएंगे। और कंपनसेशन, कंपनसेशन यानी कि क्षतिपूर्ति इफ डिले इन क्रेडिट, अगर क्रेडिट में कोई डिले होता है, क्रेडिट यानी कि बैंक ने वसूली कर लिया, खाते में क्रेडिट नहीं किए एक्सपोर्टर्स के, तो बैंक मस्ट कंपनसेट इंटरेस्ट एंड एक्सचेंज लॉस। तो इंटरेस्ट और एक्सचेंज का अगर कोई भी लॉस है तो बैंक कंपनसेट करेगा उसको, क्योंकि बैंक ने समय से कन्वर्ट करके एक्सपोर्टर के खाते में नहीं। तीसरा रूल आता है इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस रिलेटेड। इंपोर्ट यानी कि दूसरे देश से कुछ मंगा रहे हैं तो बिल सेलिंग रेट अप्लाइड होगी, क्योंकि यहां बिल बाइंग रेट अप्लाई हुई थी भाई, एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस में बिल बाइंग रेट अप्लाई थी, तो यहां बिल सेलिंग रेट अप्लाइड होगी अगर कोई इंपोर्ट बिल को पे किया जाना है, अगर कोई हेज नहीं है। हेज का मतलब ये होता है कोई बचाव का तरीका अवेलेबल नहीं है। तो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ अनपेड इंपोर्ट एलसी बिल्स, अनपेड इंपोर्ट एलसी बिल, इंपोर्ट एलसी बिल लेटर ऑफ क्रेडिट बिल इनटू आईएनआर, आईएनआर में कन्वर्ट करेंगे एज पर बैंक पॉलिसी, बैंक की नीति के अनुसार। इंटरेस्ट ऑन इंपोर्ट बिल, इंपोर्ट का मतलब पेमेंट करना है आपको, इंपोर्ट बिल है भुगतान करोगे, तो अगर लेटर ऑफ क्रेडिट का बिल है तो कॉमर्शियल रेट अप्लाई होगी डोमेस्टिक एडवांसेस पर, और नॉन एलसी बिल है तो आरबीआई के डायरेक्टिव के हिसाब से उस पर आप रेट अप्लाई करोगे, इंटरेस्ट अप्लाई करोगे। रूल 4 आता है रिलेटेड टू क्लीन इंस्ट्रूमेंट्स। जो इंस्ट्रूमेंट है यानी कि जिसके बिहाफ पर ट्रांजेक्शन हो रहा है उसके। आउटवर्ड रिमिटेंस, जब हम आउटवर्ड रिमिटेंस की बात करते हैं, आउटवर्ड यानी कि पैसा यहां से दूसरे देश में भेज रहे हो, तो टीटी सेलिंग रेट होगा और कॉन्ट्रैक्टेड रेट या जो कॉन्ट्रैक्ट की रेट हो वो। इनकैशमेंट ऑफ फॉरेक्स इंस्ट्रूमेंट, फॉरेक्स इंस्ट्रूमेंट को अगर इनकैश करोगे तो क्या होगा, जैसे फॉरेन करेंसी नोट, ट्रेवलर चेक, एट डिस्क्रिशन ऑफ द बैंक एट बाइंग और सेलिंग रेट। ये बैंक के डिस्क्रिशन, बैंक के विवेक पर निर्भर करेगा, बैंक उसके लिए बाइंग और सेलिंग रेट को अप्लाई कर सकता है, जो बिड और ऑफर्ड रेट होती है उसके बिहाफ पर। इनवर्ड रिमिटेंसेस अगर कोई है, पैसा आया है, आउटवर्ड यानी कि यहां से गया, इनवर्ड यानी कि आया, आया में क्या होगा, लेस मोर देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड, ठीक है, ऑटो कन्वर्टेड एट टीटी बाइंग,
अगर थ्रेशोल्ड तक है तो ऑटो कन्वर्ट हो जाएगा टीटी बाइंग में, और थ्रेशोल्ड तक है तो एग्जीक्यूटेड इन फॉरेन करेंसी अनलेस बेनिफिशियरी कंसेंट, बेनिफिशियरी कंसेंट के अलावा एग्जीक्यूट किया जाएगा फॉरेन करेंसी में। अनलेस यानी कि अगर कोई बेनिफिशियरी कंसेंट नहीं है तो एग्जीक्यूट किया जाएगा फॉरेन करेंसी में। डिलेड क्रेडिट, तो डिलेड क्रेडिट में कंपनसेशन देना पड़ेगा, यानी कि पैसे नहीं दिए आपने टाइम से, तो सेविंग बैंक इंटरेस्ट रेट जो होगा +2% प्लस एक्सचेंज लॉस, ये कंपनसेट करना पड़ेगा। वोस्त्रो ट्रांसफर्स, वोस्त्रो का मतलब बताया था किसी फॉरेन एंटिटी का इंडिया में अकाउंट है, क्योंकि हम इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, इनवर्ड रेमिटेंस की, तो फॉर्म A3 मस्ट रीच विद इन 5 बिजनेस डेज, डिलेज अट्रैक्ट पेनाल्टीज। तो अगर कोई वोस्त्रो ट्रांसफर है, यानी कि वोस्त्रो अकाउंट में कोई पैसा आया है, तो उसके लिए फॉर्म A3 5 दिनों के अंदर पहुंच जाना चाहिए। अगर 5 दिनों के अंदर फॉर्म A3 नहीं आता है तो पेनाल्टी को अट्रैक्ट करेगा। फिर बात करते हैं रूल 5 जो रिलेटेड है फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट से, यानी कि विदेशी विनिमय कॉन्ट्रैक्ट। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट हैव फिक्स्ड अमाउंट। जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होंगे, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जो T+2 के बाद के कॉन्ट्रैक्ट हैं, हैव फिक्स्ड अमाउंट एंड डिलीवरी डेट, उनका अमाउंट फिक्स होना चाहिए, डिलीवरी डेट फिक्स होनी चाहिए। ऑप्शन डिलीवरी पीरियड, ठीक है, ऑप्शन डिलीवरी पीरियड लेस देन और इक्वल टू 1 मंथ। ऑप्शन डिलीवरी जो है, ऑप्शन जहां कॉल पुट ऑप्शन की बात करते हैं, ये क्या होते हैं, ये बेसिकली, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की बिहाफ पे बात करते हैं, तो इनकी डिलीवरी 1 महीने के अंदर होनी चाहिए। अर्ली और लेट सबमिशन ऑफ बिल एक्सेप्टेबल इफ रियलाइजेशन डेट अनचेंज्ड, अगर वसूली की तिथि बदली नहीं है तो अर्ली और लेट सबमिशन ऑफ बिल एक्सेप्टेबल होगा। राउंडिंग ऑफ रूपी अमाउंट्स एज पर बैंक पॉलिसी, जो राउंडिंग ऑफ रूपी करोगे ना वो बैंक पॉलिसी के अकॉर्डिंग होगा। मर्चेंट कोट शुड बी इन डायरेक्ट टर्म्स, मर्चेंट कोट हमेशा डायरेक्ट टर्म्स में होनी चाहिए, यानी कि इनडायरेक्ट कोट नहीं होना चाहिए, ठीक है। पर 1000 यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी, पर 1/100 यानी कि परसेंट में होना चाहिए यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। रूल 6 आता है अर्ली डिलीवरी एक्सटेंशन एंड कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई अर्ली डिलीवरी है, एक्सटेंशन है या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन है तो क्या होगा। अर्ली डिलीवरी में क्या होगा, अलाउड है विद स्वैप कॉस्ट एंड इंटरेस्ट ऑन फंड आउटले। स्वैप कॉस्ट जो भी बदलने की कॉस्ट होगी ये, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन फंड, जो फंड का इंटरेस्ट है वो आउटले। एक्सटेंशन में क्या होगा, कैंसल एंड रीबुक एट करंट रेट, अप्लाई गेन और लॉस, गेन या लॉस जो भी होगा कैंसल कर देंगे, रीबुक करेंगे करंट रेट पर। कैंसलेशन, परचेज कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करते हो तो टीटी सेलिंग रेट पर होगा, सेल कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करते हो तो टीटी बाइंग रेट पर होगा। इफ नो इंस्ट्रक्शन फ्रॉम कस्टमर, बैंक मस्ट कैंसिल विद इन 3 बिजनेस डेज आफ्टर मैच्योरिटी। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया जाएगा अगर कोई भी पैसा नहीं मिला है तो, ठीक है, बैंक मस्ट कैंसिल कर देगा 3 बिजनेस डेज में। इफ नो इंस्ट्रक्शन फ्रॉम कस्टमर्स, अगर कोई नहीं है। लेट कैंसिलेशन, नो गेन पास टू कस्टमर्स, लॉस टू बी बोर्न बाय कस्टमर्स, कोई भी गेन कस्टमर को पास नहीं किया जाएगा अगर लेट कैंसिलेशन है तो, और अगर कोई गेन हुआ है वो भी कस्टमर को नहीं दिया जाएगा, लॉस कस्टमर से लिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन स्वैप आउटले इनफ्लो बेस्ड ऑन बैंक पॉलिसी, इंटरेस्ट, ये जो स्वैप कॉस्ट या आउटले इनफ्लो हुआ है इस पर कोई भी अमाउंट होगा, इंटरेस्ट होगा, तो वो क्या होगा, बैंक पॉलिसी के। रूल 7 है बिजनेस थ्रू इंटरमीडियरीज, मध्यस्थों के आधार पर बिजनेस। तो इंटरमीडियरीज के बिहाफ पर क्या बताया, एक्रीडेशन, यानी कि वायस ब्रोकर्स बाय फेडाई, फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म दिया गया है उसी की तरफ से फेडाई के जो लोग हैं वो अपनी वॉइस बता सकते हैं। नो कमीशन टू अदर बैंक एम्प्लॉइज, किसी बैंक एम्प्लॉय को कोई कमीशन नहीं देना है। ऑल इंटरमीडियरीज मस्ट फॉलो फेडाई कोड ऑफ कंडक्ट, फेडाई की आचार संहिता सभी डीलर्स फॉलो करेंगे, सभी इंटरमीडियरीज। डिस्प्यूट कौन हैंडल करेगा, फेडाई के द्वारा अपॉइंटेड कमेटी कोई डिस्प्यूट होगा तो हैंडल करेगी। यह है रूल 7। रूल 8 है इंटर बैंक सेटलमेंट, यानी कि बैंकों का आपस में सेटलमेंट कैसे होगा वो देख। डिलीवरी, डिलेड फंड डिलीवरी, अगर आपस में बैंकों में कोई डिलेड फंड डिलीवरी है तो 2% का इंटरेस्ट रेट लगेगा ओवर बेंचमार्क रेट, जो बेंचमार्क रेट चल रही होगी, जैसे बेंचमार्क रेट क्या है, SOFR, सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट जो फेडरल बैंक देखता है, मिबॉर, मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट जो NSE देखती है।
बैक वैल्यूएशन अलाउड इफ विद इन 2 वर्किंग डेज। बैक वैल्यूएशन भी अलाउड होगा अगर 2 वर्किंग डेज में आप कर देते हो तो। क्लेम विंडो 15 वर्किंग डेज एल्स कैप्ड एट 60 डे इंटरेस्ट। 15 वर्किंग डेज में, ठीक है, और कैप क्या है, 60 डेज इंटरेस्ट का कैप है। डिस्प्यूट्स और डिफॉल्ट, इसके लिए क्या है, ठीक है, लेस देन 60 डेज रिपोर्टेड टू एफएडआई। अगर कोई ऐसे डिस्प्यूट्स है जिनको 60 दिनों से ज्यादा का समय हो गया है, मोर देन 60 डेज, तो फेडाई को रिपोर्ट किया जाएगा। रॉन्ग फंड डिलीवरी या अनड्यू इनरिचमेंट है, मस्ट बी करेक्टेड विद वैल्यू डेट कंपनसेशन और इंटरेस्ट किया जाएगा। एक्सपायरी डेट ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या है यहां पर, तो नॉन हॉलीडे, प्री ओपेंड और सडनली डिक्लेयर्ड पोस्ट ओपेंड। यानी कि ऑप्शन की डिलीवरी कब होगी, यानी कि ट्रांजैक्शन कब माना जाएगा। अगर नॉन हॉलीडे है तो एक दिन पहले, यानी कि अगर 25 को डिलीवरी होनी थी और 25 को पहले से पता है छुट्टी है तो 24 को डिलीवरी हो जाएगी। और सडनली डिक्लेयर्ड है, अगर 25 को छुट्टी है, सडनली डिक्लेयर्ड किया गया है, तो फिर अगले दिन 26 को। ऐसा ही होता है मार्केट में, आपने स्टॉक मार्केट वगैरह में देखा होगा, जो मंथ का लास्ट डे या एक्सपायरी डेट होती है, वो अगर एक्सपायरी डेट वाले दिन छुट्टी है तो एक दिन पहले हो जाती है। ऑल फॉरवर्ड इंटरबैंक डील्स मस्ट बी सेटल्ड वाया CCIL, यानी कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा सारी की सारी जो फॉरवर्ड इंटरबैंक डील्स हैं उनको सेटल्ड किया जाएगा। तो ये है सारे के सारे रूल्स, रूल 1 to रूल 8 रिलेटेड टू फेडाई, फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कहीं पर भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा, हम उस कमेंट को जरूर लेंगे और आगे आने वाले सेशंस में आपको जरूर क्लियर करेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए ऐसे ही। कुछ और इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए, CA-IIB महापैक आपके लिए आ चुका है। CA-IIB महापैक मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, जो कवर करता है आपके सभी सब्जेक्ट, ABM, BFM, ABFM और BRBL, और साथ में जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी कवर करता है, जहां पर आपको 9+ सब्जेक्ट्स कवर्ड होते हैं। 15 से ज्यादा फाउंडेशन और MCQ बैचेस मिलते हैं, 2000 से ज्यादा लाइव क्लासेस मिलती हैं आपको, ठीक है, 500+ MCQs और क्विज़ मिलते हैं, 200+ क्लास नोट्स हैं और 24/7 डाउट सपोर्ट है। 1 ईयर की कीमत है 4,999, 2 इयर्स की कीमत है 6,999 और 6 मंथ की कीमत है 3,999। बहुत ही अफोर्डेबल है, ठीक है। ये महापैक है, यानी कि सब कुछ कवर्ड है। लेकिन सिर्फ दिसंबर के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हो, ओनली फॉर दिसंबर 2025, तो भी यहाँ पर चारों सब्जेक्ट्स कवर हैं। CA-IIB फाउंडेशन बैच, ठीक है, 24,999 में। और अगर इंडिविजुअल आप चाहते हो, आपके 1-2 सब्जेक्ट क्लियर हो गए हैं, किसी और सब्जेक्ट का आप इंडिविजुअल चाहते हो, तो 799 में किसी भी सब्जेक्ट का आप इंडिविजुअल बैच भी परचेज कर सकते हो। एक और इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए, एक रेफरल प्रोग्राम आप सभी के लिए आया हुआ है। रेफरल प्रोग्राम के थ्रू अगर आप किसी को रेफर करते हो कोई भी कोर्स, तो 10% की वैल्यू आपको आपके PW का जो अकाउंट है उसमें 10% अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप किसी को महापैक रेफर करते हो 2 साल वाला, तो इसकी वैल्यू है 6,999। आपके कहने से अगर वो व्यक्ति, आपके रेफरल कोड से अगर वो व्यक्ति महापैक खरीदता है तो आपको 700 रुपए मिलेंगे। और ये 700 रुपए चाहो तो आप आने वाले कोर्सेज में डिस्काउंट ले सकते हो, या फिर आप उनको अपने बैंक अकाउंट में भी मंगा सकते हो, यानी कि 10% का बेनिफिट सीधे आपको आपके बैंक अकाउंट में भी मिल सकता है। तो ये बहुत अच्छा ऑफर है आप सभी के लिए, आप सभी लोग इस ऑफर से जुड़े और इसका फायदा लें, ठीक है, मैं तो यही चाहूंगा। और ऐसे ही सेशंस के लिए जुड़े रहें JA-IIB CA-IIB वाला पे। थैंक यू।